चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 235। पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी। तो अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा सेक्शन 230 के अंदर जब हमने कहा था कि ट्राइब्यूनल और क्या क्या अपने ऑर्डर के अंदर लिख के देगा, तो उसमें एक जगह इसने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के बारे में भी लिखा था। ये रहा सच 230 सबसेक्शन 7 में सच अदर मैटर नेसेसरी टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट लाइक एग्जिट ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, वहाँ मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 235 के अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी आपका होना चाहिए 232 के अंदर। Provision to be made for person who dissent from compromise arrangement within such time and manner as the tribunal direct। तो अब वो क्या प्रोसेस है, क्या टाइम है, क्या मैनर है, वो पढ़ने का टाइम आ गया। और इससे रिलेटेड कुछ एक ना, अब देखिए डिसेंट किस चीज़ से हो सकते हैं। लेट से एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी को मैं एक्वायर करना चाहता हूँ, तो उस कंपनी की जो भी मार्केट वैल्यूशन है उसको एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन सब से वैल्यू करा लिया जाएगा। फिर लेट से एक शेयर का 500 रुपये वैल्यू आता है, तो मैं रेडी हूँ उतना पेमेंट करने के लिए, और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स उस कंपनी के तैयार भी है वो शेयर्स मेरे को बेचने के लिए। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, टेक ओवर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर अब कुछ एक शेयर होल्डर रह जाते हैं, नहीं जी 500 तो कम है, मेरे को तो 700 रुपये चाहिए, 800 रुपये चाहिए। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं बेचूँ ही क्यों, मुझे नहीं बेचना, मैं नहीं बेचता, आप चाहे इसके 1 लाख रुपए पर शेयर दे दो, मैं तब भी नहीं बेचता। तो दोनों ही टाइप के लोग हो सकते हैं, वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स में आते हैं। तो ऐसे लोगों का तो इलाज किया जा सकता है कि जिसको 500 की जगह 600, 700, 800 चाहिए, उससे हम बैठ के बात कर सकते हैं कि क्या बात है। और जो ये वो जो कोई ऐसे लोग जो क्वेश्चन करें एक्सचेंज रेशियो को कि भाई ये जो 500 रुपये दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं वो डिसेंडिंग शेयर होल्डर। उसके लिए ट्राइब्यूनल बैठा है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ट्राइब्यूनल के पास ही जा सकते हैं, जो अभी मैं आपको 235 के अंदर पढ़ाऊंगा। तब ट्राइब्यूनल ये देखेगा कि वो जो कह रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेशियो है वो अनफेवरेबल है, अनजस्टिफाइड है कि नहीं, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को। अगर वो प्रूव कर देंगे कि मैं बहुत ही कम वैल्यू दे रहा हूँ और मैं उनको लूट रहा हूँ, देन इन डैट केस वो अपना पक्ष रख सकते हैं और वो इसको स्टॉप करवा सकते हैं। अदरवाइज कोई इलाज नहीं है इसके अंदर। जो अभी हम प्रोविज़न पढ़ेंगे वो इस तरीके से लॉ ने हमको ऑप्शंस दे रखे कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको या तो हाँ भरनी है, ठीक है, या वो ट्राइब्यूनल के पास चला जाए, ना नहीं कर सकता, तो ज़बरदस्ती उनको देने ही पड़ेंगे। ओके, तो बेसिकली ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, ताकि जो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज है अपना एमलगमेशन की या टेक ओवर की, ये स्मूथली कैरी ऑन की जा सके। ठीक है, इसमें कोई अड़चन ना आए। चलिए पढ़ते हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ ए कंपनी। टेक ओवर ये आपका एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, मर्जर के केस में क्या होता है, मर्जर के केस में मैं किसी से कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, भाई दो कंपनी आई ए और बी टुगेदर, जैसे वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, और उन्होंने अपने ऑपरेशंस को मर्ज कर लिया ताकि वो रेंट सेव कर सके, स्टाफ की कॉस्ट कट कर सके, जहाँ जहाँ मतलब अपनी कॉस्ट कटिंग करे, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। दोनों की सेम अमाउंट की ओनरशिप होगी नई कंपनी के अंदर। बट एक दूसरा केस क्या होता है टेक ओवर का, जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, ओनरशिप कंट्रोल ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज या टेक ओवर, हम इसकी बात कर रहे हैं। इस केस में तो कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर वाली बात ही नहीं है एज सच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है एक्सचेंज रेशियो में कि भाई क्या होगा, अब नई कंपनी में ए को भी ए और बी कंपनी के शेयर मिलेंगे, बी को भी ए और बी कंपनी के शेयर मिलेंगे, अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैटर देखा जा सकता है, बट ये काम तो होगा। ठीक है, मर्जर जैसे बोल रहे हैं वैसे होगा। यहाँ पे मेरे को कंट्रोल चाहिए, तो कंट्रोल के लिए भाई कोई बंदा कह रहा है मैं अपने शेयर नहीं बेचूंगा, क्यों नहीं बेचेगा जब मेजॉरिटी रेडी है बेचने के लिए, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के लिए ये सेक्शन है। ठीक है,
तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफ ए कंपनी. इन केस ऑफ टेक ओवर, ट्रांसफरी कंपनी एक्वायर शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट. राइट. इट डज नॉट इन्वॉल्व इंटरवेंशन ऑफ ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर अप्रोचिंग द ट्राइब्यूनल. तो ट्राइब्यूनल की ज़रूरत यहाँ पे तब तक नहीं पड़ती जब तक डिसेंटिंग शेयर होल्डर खुद ना चले जाए ट्राइब्यूनल के पास कि हमारे साथ साहब गलत हो रहा है, थोड़ा आप देखिए, बीच बचाव कीजिए. तो उसमें भी ट्राइब्यूनल देखेगा उनका केस. अगर ट्राइब्यूनल को ठीक लगेगा तो वो एंटरटेन करेगा, अदरवाइज वो बोलेगा भैया अपने चुपचाप शेयर बेच दो. तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन होते हैं? सिंपल सी बात है, जो स्कीम को हाँ नहीं भरते. ठीक है, वो हैज़ नॉट असेंटेड टू द स्कीम, या जब उनके पास ऑफ़र दिया गया तो उन्होंने ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया, या उन्होंने ना हाँ भरी ना भरी. एंड एनी शेयर होल्डर हु हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफ़र हिज शेयर. फेल्ड का मतलब यही हो गया, अभी रिफ्यूज़ भी नहीं किया, एग्री भी नहीं किया, बस नहीं किया. और रिफ्यूज टू ट्रांसफर हिज शेयर टू द ट्रांसफरी कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम. तो ये स्कीम क्या है, प्रोसेस क्या है, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. क्या प्रोसेस होता है मैं आपको एक बार छोटा सा समझा देता हूँ. जो भी, लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक को टेक ओवर करना है इंस्टाग्राम को. तो फेसबुक क्या करेगा, एक स्कीम बनाएगा, ऑफ़र बनाएगा. ठीक है, और वो ऑफ़र और स्कीम को दिया जाएगा इंस्टाग्राम को. इंस्टाग्राम अपने कंपनी में सभी अपने शेयर होल्डर्स वगैरह को सर्कुलेट कर देगा कि ये फेसबुक का ऑफ़र आया है, हमें अपने सारे शेयर्स फेसबुक को बेचने हैं. और फेसबुक 4 महीने का टाइम देगा इंस्टाग्राम को. तो उसके अंदर जो शेयर फेसबुक ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखे हैं इंस्टाग्राम के ने, ठीक है, फेसबुक ने डायरेक्टली कर रखे हो या अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू कर रखे हो या अपने किसी नॉमिनी के थ्रू कर रखे हो, उन शेयर्स को आप छोड़ दो. तो लेट से ये टोटल मिला के फेसबुक ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में 40% का स्टेक ले रखा था, अब बच गया 60% का स्टेक. तो ये जो 4 महीने का टाइम दिया जाएगा उसके अंदर ये 60% शेयर होल्डर्स में 90%, मतलब 60% इन वैल्यू, ठीक है, उसमें 90% अप्रूव कर जाए उस स्कीम को. ओके, तो फिर आगे बात बढ़ेगी. बट अगर वो 90% में लेट से 80% ही अप्रूव करते हैं तो भी फिर बात नहीं बन पाएगी. राइट. जब ये अप्रूव हो जाएगा, 90% हाँ भर देते हैं, देन इन दैट केस क्या होगा, विद इन 60 डेज, जब ये 4 महीने ख़त्म होंगे और सक्सेसफुली अप्रूवल मिल गया 90% शेयर होल्डर्स का, तो उसके विद इन 60 डेज फेसबुक नोटिस देगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई तुम्हारी कंपनी में 90% लोग मान चुके हैं, तुम ही बचे हो ये चिल्लड़ पिल्लड़, और जिद छोड़ो, पैसे पकड़ो और शेयर ट्रांसफ़र करो. नहीं करोगे, 1 महीने का समय दे रहा हूँ, चुपचाप कर लो, 1 महीने बाद नहीं तो ज़बरदस्ती कर देंगे. तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास क्या ऑप्शन होगा, वो या तो एग्री कर जाए फेसबुक की बात को और अपने शेयर्स बेच दे, और अगर वो डिसएग्री करते हैं तो ट्राइब्यूनल के पास चले जाएं. अब इसके बाद ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा. ट्राइब्यूनल को ये क्या बोलेंगे कि भाई ये एक्सचेंज रेशियो मेरे को पसंद नहीं. अगर ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं जी मेरे को इंस्टाग्राम में अपना स्टेक बेचना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, वो नहीं चलेगा. ट्राइब्यूनल बोलेगा नहीं, कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ, पैसों की प्रॉब्लम है, तुमको लगता है कि तुम्हें जो ऑफ़र दिया जा रहा है वो कम है तो बोलो. तो फिर ट्राइब्यूनल देखेगा हाँ भी ये ऑफ़र कम कैसे है बताओ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात होंगी. तो उसके बाद ट्राइब्यूनल ये सारी चीज़ें देखे, मतलब ट्राइब्यूनल का मेन फोकस ये रहेगा कि डील करवा दे और अड़ंगी ना डाले. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से सारे काम हो रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी एक बार पढ़ते हैं इसको पूरे स्टेप्स को. एग्ज़ाम में आपके पास मोस्टली 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको ये एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज ऑफर पसंद नहीं आ रहा, तो इसका क्या किया जाए. तो इसमें आंसर ये होता है कि ट्राइब्यूनल देखेगा अगर इन पब्लिक इंटरेस्ट अनजस्टिफाइड है तो ही उनको एंटरटेन करेगा, या फिर वो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है वो प्रूव करेंगे कि जो ये हमें एक्सचेंज ऑफर दिया गया ये अनजस्टिफाइड है, देन इन डेट केस ट्राइब्यूनल उनको एंटरटेन करेगा. अदरवाइज ट्राइब्यूनल उनको एंटरटेन नहीं करने वाला. ठीक है, क्योंकि जहाँ पे मेजॉरिटी अप्रूव कर रही है और एक्सचेंज ऑफर किसी एक्सपर्ट ने निकाल रखा है, तो वहाँ पे कुछ एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की कैसे सुन लेगा ट्राइब्यूनल. ठीक. और सेकंड आपके पास इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि टेक ओवर का प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस आपको ये लिख के आना है. ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। टोटल कितने पॉइंट्स इसमें हम पढ़ रहे हैं? 7 पॉइंट्स इसमें पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, तो पहला पॉइंट है ट्रांसफरी कंपनी प्रिपेयर स्कीम by which an offer is made to the shareholder of transferor company. Such offer is kept open for a period of 4 months. तो मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया था, ठीक है, कि फेसबुक एक स्कीम बनाता है और इंस्टाग्राम को देता है 4 महीने के लिए वो स्कीम ओपन रहती है। तो इस 4 महीने के अंदर वी नीड अप्रूवल फ्रॉम 9/10 ऑफ शेयर होल्डर इन वैल्यू। Approval from 9/10 shareholder in value is required within period of 4 months for takeover to be successful. अब यहाँ पे आगे एक पॉइंट दे रखा है, shares already held by the transferee company or by nominee of the transferee company or its subsidiary company shall not be counted for this purpose. ये जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी कि 60% इन वैल्यू में 90% का अप्रूवल चाहिए, जो डायरेक्टली हेल्ड है, सब्सिडरी के थ्रू हेल्ड है, नॉमिनी के थ्रू हेल्ड है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये 40% हम काउंट नहीं करेंगे। बैलेंस 60% का 90% हमको चाहिए। समझ में आया? तो अभी तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है सच एग्जाम में, बट मेरे को लगता है आ सकते हैं। थर्ड है इफ़ द ऑफर इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स 9/10 इन वैल्यू। अब ऑफर अप्रूव हो गया, बच गए जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर, हमें वो चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये 4 महीने पूरे होंगे उसके बाद विदिन 2 मंथ हम एक नोटिस डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को भी दे देंगे। इफ द ऑफर इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स 9/10 इन वैल्यू, देन ट्रांसफरी कंपनी में गिव नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स दैट दे डिजायर टू एक्वायर देयर शेयर। सच नोटिस इज टू बी गिवन विदिन 2 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 4 मंथ ड्यूरिंग विच द ऑफर वॉज ओपन। और जो भी ये नोटिस दिया जाएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, उसके बाद 1 महीने का टाइम होगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास। Now, dissenting shareholder may make an application to tribunal within 1 month of receipt of notice of acquisition of share, praying that acquisition of their share should not be permitted. If the tribunal allow the application of dissenting shareholder, then the transferee company shall not be allowed to acquire the shares of the dissenting shareholder. ठीक है? But if the application to the tribunal by the dissenting shareholder is pending, देन नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो 3 ही बात होंगे, या तो ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन अलाउ करेगा, या एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी, या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिजेक्ट हो जाएगी उस केस में क्या होगा, उस केस में मज़ा आ गया, उनके शेयर्स हम एक्वायर कर लेंगे। द ट्रांसफरी कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड एज वेल एज बाउंड टू एक्वायर द शेयर of the dissenting shareholder on the same terms on which share of approving shareholder were acquired in the following cases. Application made by dissenting shareholder to tribunal is dismissed. तो यही 3 कंडीशंस हो सकते हैं, या अलाउ हो जाए, या पेंडिंग रह जाए, या डिसमिस हो जाए। ओके, और एक और हो सकता है भाई, यहाँ पे जब 1 महीने का टाइम दिया गया डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के पास, तो वो 3 ही काम हो सकते हैं, या तो अप्रूव कर दे, ठीक है, या रिजेक्ट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और तीसरा काम है कि ट्राइब्यूनल के पास चले जाएं। रिजेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ट्राइब्यूनल के पास भी जाएंगे तो ट्राइब्यूनल ऐसे ही नहीं है कि बस उनको नहीं करना तो ट्राइब्यूनल उनकी बात मान जाएगा। ट्राइब्यूनल उनसे रीज़न पूछेगा तकलीफ क्या है। जब 90% मेजॉरिटी एग्री कर रही है तो तुम लोग कौन हो। ओके, तो इसलिए हाँ, तो जब भी या वो इधर अप्रूव कर दे या ट्राइब्यूनल उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, उसके बाद जो ट्रांसफरी कंपनी है दे विल बी बाउंड, ठीक है, और इंटाइटल्ड भी, मतलब उनका हक भी है और उनकी अब मजबूरी भी है, उनको उठाने पड़ेंगे वो शेयर्स। और कौन से टर्म्स पे? सेम टर्म्स पे जिस पे वो 9/10 मेजॉरिटी के शेयर्स खरीदे थे। तो यहाँ तक एकदम सॉर्टेड है, क्लियर है। अब आखिरी पॉइंट है प्रोसेस क्या होगा। तो इसके अंदर सिंपल सा प्रोसेस है। जो एक डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस का कॉपी दिया था, वो नोटिस का कॉपी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कोई ट्रांसफ़र डीड वगैरह कुछ कागज वगैरह होंगे कि ये देने हैं भर के, तो वो किसको देंगे? ट्रांसफरर कंपनी को, कि ये अपने शेयर होल्डर से हमें करवा के दो, और उनको पैसा पकड़ा देंगे, ये पेमेंट पकड़ो अपने डिसेंडिंग शेयर होल्डर की, ये उनको दे देना। तो आफ्टर ट्रांसफरी कंपनी इज एंटाइटल्ड टू एक्वायर शेयर ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर, फॉलोइंग प्रोसेस इज टू बी फॉलोड। ट्रांसफरी कंपनी शैल सेंड टू ट्रांसफरर कंपनी
ठीक है, कॉपी ऑफ नोटिस सेंट अर्लियर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर, ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर to be executed on behalf of the dissenting shareholder by any person appointed by the transferor company and on its own behalf by the transferee company. ठीक है, इसको बस याद कर लेना. थर्ड, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर. तो पैसे दे दिए. अब उसके बाद ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगा, वो शेयर्स रजिस्टर करेगा ट्रांसफरी कंपनी के नाम पे, और विद इन 1 month ऑफ डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और 2 महीने के अंदर अंदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को उनका पैसा भी दे दिया जाएगा. एनी सम रिसीव्ड बाय ट्रांसफरर कंपनी शेल बी पेड इनटू ए सेपरेट बैंक अकाउंट एंड सच अमाउंट शेल बी हेल्ड बाय ट्रांसफरर कंपनी एज ए ट्रस्टी. ठीक है, सच अमाउंट शेल बी डिस्पर्स्ड टू द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स विद इन 60 days. ओके, तो 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर करके बता दो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को कि आपके शेयर हमने कर दिए ट्रांसफ़र, और विद इन 60 days उनको पैसा भी दे दो. बस डेट्स ऑल, इतना सा प्रोसेस है. ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर था सेक्शन 235 में, वो था कि जो एक्सचेंज ऑफ़र को ये लोग मना कर देते हैं कि जी ये हमें एक्सचेंज ऑफ़र पसंद नहीं आ रहा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसका आंसर कैसे देना है. उसके अंदर एक केस लॉ भी आपको लिख के आना है हिंदुस्तान लीवर का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. अ स्कीम ऑफ एमलगमेशन वॉज अप्रूव्ड बाय ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द मर्जिंग कंपनीज एट मीटिंग कॉल्ड एज पर डायरेक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, बात कर रहे हैं मर्जिंग कंपनीज की. तो इसका मतलब इसमें सेक्शन 235 तो नहीं लगने वाला. 235 कहाँ लगता है, टेक ओवर परचेज के केस में, जहाँ कंट्रोल हमको चाहिए. मर्जिंग, 2 कंपनियाँ मर्ज हो रही है तो वहाँ कंट्रोल वाली ऐसा तो कुछ बात है नहीं. ठीक है, अब आगे व्हेन द स्कीम. अब ये क्वेश्चन मैं इसमें क्यों करा रहा हूँ, इसमें इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि कब वो मर्जर के केस में पूछ रहा है, कब टेक ओवर के केस में पूछ रहा है, कब आपको कौन सा सेक्शन लगाना है. ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए. When the scheme of amalgamation was awaiting sanction of the tribunal, the exchange ratio was questioned by a small group of members of one of the merging company. The exchange ratio was fixed by a reputed firm of chartered accountants, examined with reference to the decided case law under the Companies Act whether the dissenting shareholder will succeed. Would your answer be different if the exchange ratio objected to by the central government? तो 2 क्वेश्चन है. एक्सचेंज रेशियो को हम क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्सचेंज रेशियो वाज क्वेश्चन बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर. ठीक है, तो इस केस के अंदर बस सिंपल सी ये बात है. अगर आप सेक्शन 230 उठा के देखें, हाँ 230 में नहीं, 231 के अंदर ये पावर दे रखी है, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है टू गिव डायरेक्शन इन रिगार्ड टू एनी मैटर. ठीक है, और ट्राइब्यूनल कैन मेक मॉडिफिकेशन इन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. तो ये ट्राइब्यूनल के हाथ में है. तो ये लोग आए तो ठीक व्यक्ति के पास है. जो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर है ये ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे. तो ट्राइब्यूनल, बट जहाँ पे मेजॉरिटी अप्रूव कर रही है स्कीम को, और स्कीम अप्रूव की गई है, जो एक्सचेंज रेशियो है वो डिसाइड किया गया है बाय एमिनेंट फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वहाँ पे ट्राइब्यूनल उल्टा इनसे पूछेगा, ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर से, कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप इसको प्रूव करो कि ये अनजस्टिफाइड है. अगर आपने प्रूव कर दिया तो ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन डिसमिस. ओके, और ऐसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमने यहाँ पे देखा था सेक्टोरल नोटिस दिया जाएगा.
नोटिस टू सेक्टोरल रेगुलेटर टू मेक रिप्रेजेंटेशन, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, वो नोटिस दे सकते हैं। ओके, तो वो नोटिस देंगे, तो उसके बाद जो ये अपना ट्राइब्यूनल है उनकी बात को सुनेगा, बट मैं ये ट्राइब्यूनल के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो उनकी बात को माने ही माने। ऐसा कुछ एग्जैक्टली प्रोविजंस में नहीं लिखा कि ट्राइब्यूनल को उनकी बात कंपलसरी माननी ही पड़ेगी, जो ये सेक्टरल रेगुलेटर बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई। ठीक है, मैं एक बार इसका सजेस्टेड आंसर आपको दिखाता हूँ, उसमें कैसे इस आंसर को प्रेजेंट किया गया था। ये था May 16। एक मिनट, ये देखिए सजेस्टेड में क्या लिखा है, एमलगमेशन एक्सचेंज रेशियो इन द मैटर गिवन इन द क्वेश्चन द कोर्ट लीव्स द एस्पेक्ट ऑफ शेयर वैल्यूएशन टू एक्सपर्ट वैल्यूअर एंड शेयर होल्डर unless the person who challenges the valuation satisfy the court that the valuation is grossly unfair, court will not disturb the scheme of amalgamation। और इसका केस लॉ है पिरामल स्पॉन्ज स्पिनिंग वर्सेस वीविंग मिल लिमिटेड। तो ये आप केस लॉ लिख लीजिए। कहाँ लिखोगे, इधर लिख लो स्टार्टिंग में। पिरामल एसपीजी वर्सेस वीविंग, ये स्पिनिंग हो सकता है, वर्सेस वीविंग मिल्स लिमिटेड। तो इस केस में क्या कहा गया है, जो एक्सचेंज रेशियो है वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ही प्रूव करना पड़ेगा कि अनजस्टिफाइड है या अनफेयर है। ओके, एक तो ये केस लॉ हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं, in the case where the exchange ratio was questioned by a small group of members, in this case since the valuation is confirmed by fair confirmed to be fair by a reputed firm of CA and is also confirmed by majority of member, the objection raised by some shareholder of a small group cannot be sustained। एक और केस लॉ है हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो ये भी आप लिख लो। ये केस लॉ कई जगह इन्होंने कोट कर रखे स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल कह रहा हूँ, सजेस्टेड आंसर्स के अंदर। हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये केस इजी भी है, याद भी रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला। ठीक है, उसके बाद केस वेयर एक्सचेंज रेशियो वॉज ऑब्जेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमें वो लिख के आना कि भाई 30 डेज़ का टाइम तो हम वैसे भी देते हैं सेक्टरल रेगुलेटर्स को, और उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, ट्राइब्यूनल उनकी बात सुनेगा, बट ट्राइब्यूनल विल नॉट बी बाउंड टू जो भी ये कह रहे हैं उसको इफेक्ट दे। तो ये पुराने एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने यहाँ पे सेक्शन कोट किया है और कहते हैं रिक्वायर द कोर्ट टू गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द कोर्ट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड टू इट बाय गवर्नमेंट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर। द रोल प्लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ए impartial ऑब्जर्वर who acts in public interest and advise the court whether it is or it is not feasible for the two company to amalgamate। ठीक है, thus in the case of objection by central government the court will refuse to interfere unless government establishes that the exchange ratio was unfair and not in public interest। तो इसका भी एक केस लॉ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी ऐसी आउटराइटली एब्रप्टली नहीं बोल सकता कि ये जो एक्सचेंज रेशियो बेकार है, प्रूव करना पड़ेगा कैसे बेकार है। जिस चीज़ को एक एमिनेंट रेप्यूटेड फर्म ऑफ सीए निकाल के दे रही है और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर मान रहे हैं, उसमें ये छोटे से स्मॉल शेयर होल्डर्स और ये गवर्नमेंट कौन है जो बीच में कबाब में हड्डी बनने आ रहे हैं।
गॉट इट। तो ऐसे आपको इसका आंसर लिख के आना है। केस लॉ याद रखना, हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान यूनियन लीवर लिमिटेड। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल रूलिंग इन द मैटर ऑफ मर्जर आंसर द फॉलोइंग। वापस मर्जर का केस है तो मतलब 235 अप्लाई नहीं होगा। वेदर एक्सचेंज रेशियो अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर और मर्जिंग कंपनी कैन बी क्वेश्चन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया नवंबर 18 में। तो इन्होंने यहाँ पे अब की बार नए प्रोविजंस के हिसाब से आंसर दिया है। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन इज गवर्न बाय चैप्टर 15 कवरिंग सेक्शन 230 to 240 ऑफ कंपनीज एक्ट। 232 डील विद द मर्जर। देखो यहाँ पे इन्होंने 235 का कोटेशन नहीं दिया ना। इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजन ऑफ द सेक्शन मेंशन्ड अबव where the exchange ratio was questioned by small group of dissenting shareholder. In this case, since the valuation is confirmed by the majority of shareholders of merging company, objection raised by some shareholder of a small group cannot be sustained. केस दे रखा है हिंदुस्तान लीवर एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। डेट्स इट। ठीक है। और ये केस यहाँ पे भी आपको दिया था, जो ये लीज वाला था 232 के अंदर। ये जो क्वेश्चन था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशियल रूलिंग इन द मैटर ऑफ मर्जर आंसर द फॉलोइंग वेदर ट्रांसफरर कंपनी इज जस्टिफाइड इन एक्सक्लूडिंग एसेट्स हेल्ड ऑन लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर फ्रॉम दोज ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो केस याद रखो, इसमें भी ये लग जाएगा। कभी कल को फ्यूचर में वापस से क्वेश्चन आ गया हिंदुस्तान लीवर केस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पाइनियर टेक्सटाइल लिमिटेड डिजायर टू अमेलगमेट इट्स एंटरप्राइज विद लेटेक्स टेक्सटाइल लिमिटेड। A scheme of amalgamation for this purpose was approved by an overwhelming majority of shareholder and all creditor of both company at a meeting under the provision of section 232. Thereupon it was presented to tribunal for its sanction. While the scheme was pending in the tribunal, some of the dissentient shareholder of Pioneer Textile Limited requested an extraordinary general meeting to negotiate with Latex Textile Limited as according to the requisition the exchange ratio was not fair and reasonable. Examine whether the director may refuse to call the EGM. Also discuss the power of tribunal in this respect. ठीक है। तो बेसिक सी बात है, पहले आप ये देखो मर्जर का केस लग रहा है कि टेक ओवर का केस लग रहा है। ठीक है। तो पाइनियर टेक्सटाइल लिमिटेड डिजायर्ड टू एमलगमेट इट्स एंटरप्राइज विद लेटेक्स टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है। और किसके शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है? सम ऑफ द डिसेंटिएंट शेयर होल्डर ऑफ पाइनियर। ठीक है। पाइनियर के शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है। मतलब ये भी जो आपका बेसिकली केस है वो भी मर्जर का ही केस लग रहा है। यहाँ पे भी हमें कोई टेक ओवर या आउटराइटली परचेज, नेचर ऑफ परचेज जैसा कुछ केस लग नहीं रहा। तो इसका भी सेम ऐसे ही आपको आंसर देना है जैसे आपने ऊपर दोनों का दिया था। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर ये पूछ क्या रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि भाई ईजीएम बुलाना चाहते हैं और जो डायरेक्टर है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और इस केस में ट्राइब्यूनल की क्या पावर है? क्या ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है कि ईजीएम बुला लो? ठीक है। तो जो ईजीएम होता है आपका, उसकी क्या कंडीशन होती है, क्या कौन सा सेक्शन है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, एज पर सेक्शन 100 वेयर अ वैलिड रिक्वेजिशन इज मेड बाय द एलिजिबल मेंबर्स द बोर्ड इज बाउंड टू कॉल एन ईजीएम। और एलिजिबल मेंबर्स मीन वन और मोर मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है
कि इतने शेयर होल्डर्स हैं इनके पास, तो येस दे कैन कॉल फॉर एन ईजीएम, बट 2-4 शेयर होल्डर है जिनके पास इतनी 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी की, तो इन डैट केस दे कैन नॉट कॉल एन ईजीएम। अब उसके बाद ये पूछते रही सही ट्राइब्यूनल की क्या पावर है, ठीक है। तो सेक्शन 232 गिव्स पावर टू ट्राइब्यूनल to give order for such incidental, consequential and supplemental matter which can be considered necessary to secure the merger or amalgamation is fully and effectively carried out। तो ये पावर दे रखी है यहाँ पे। टू 232 के अंदर ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल और सप्लीमेंटल मैटर्स के अंदर ये कवर हो जाएगा, राइट। तो सिंस स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, ट्राइब्यूनल शैल नॉट रिजेक्ट स्कीम अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट द एक्सचेंज रेशियो इज अनफेयर और दैट सच स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। केस लॉ दे देना हिंदुस्तान वाला, ओके। बट जो आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर इसका आंसर दे रखा है वो उन्होंने सेक्शन 235 लगा के दिए है। ये देखिए, ये मई 18 का पेपर है और इसमें ये रहा क्वेश्चन, पाइनियर टेक्सटाइल लिमिटेड वाला, 5 मार्क्स के लिए आया था। और ये इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 235 से। तो वेयर अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग वगैरह वगैरह करके 4 मंथ का ये वो, ठीक है। ये टेक ओवर के लिए है, राइट। यहाँ टेक ओवर नहीं हो रहा, यहाँ एमलगमेशन हो रहा है 2 कंपनियों का, तो ये लगना ही नहीं चाहिए सेक्शन 235। इन्होंने क्यों कोट किया है आई डोंट नो, ठीक है। बट अब जो भी है, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने आंसर दिया है। इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है, वंस द स्कीम ऑफ एमलगमेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ट्रांसफरिंग कंपनी गेट द राइट टू गिव नोटिस टू एनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर दैट इट डिजायर टू एक्वायर हिज शेयर। Further, as per the fact of the question, the dissenting shareholder has not applied to the tribunal against the scheme of the amalgamation. Hence, it is not mandatory for director to call the EGM. ठीक है। और according to section 232, the tribunal may make provision to be made for any person who within such time and in such manner as the tribunal direct dissent from the compromise or arrangement। ठीक है। इन्होंने तो सिंपल ये बोला है कि ट्राइब्यूनल डिसेंटिंग शेयर होल्डर के लिए प्रोविज़न बनाएगा और एज पर अपना सेक्शन 235 जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको ट्राइब्यूनल के पास जाना है, मीटिंग नहीं बुलानी। जबकि ठीक है, बट मेरे को थोड़ा कम समझ में आया जो स्टडी मटेरियल का आंसर है। आप एक ही पॉइंट पे स्टिक रहो और ऐसे ही लिख के आना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो इनको एक्स्ट्रा ईजीएम बुलाना है तो ईजीएम का ये रूल है, तो ये रूल के अकॉर्डिंगली बुलाएंगे, ठीक है। ये मना तो कर नहीं रहे, सिर्फ डिस्कस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कह रहे हैं ना, सम ऑफ द डिसेंटिएंट शेयर होल्डर रिक्वेस्ट EGM टू नेगोशिएट। ये तो नेगोशिएट करने के लिए पहले मिलना चाहते हैं सारे, ताकि हम ये बात करें लेटेक्स टेक्सटाइल के साथ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर EGM के लिए रिक्वायर्ड नंबर है तो उनको बुलाना चाहिए डायरेक्टर्स को, बट अगर रिक्वायर्ड नंबर नहीं है तो डायरेक्टर कैन रिफ्यूज़। और पावर ऑफ ट्राइब्यूनल में आप वही 232 को कोट करके लिख देना, भाई ये ट्राइब्यूनल की पावर रहती है कि एक तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए उनको एक एग्जिट ऑफर निकाल के देना है, और सेकंड जो भी वो चाहे कर सकते हैं भाई। 232 गिव पावर टू ट्राइब्यूनल टू गिव ऑर्डर फॉर सच इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंटल मैटर, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रीमियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रपोज टू टेक ओवर मॉडर्न सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोला ना टेक ओवर, तो प्रीमियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रपोज टू टेक ओवर मॉडर्न सॉल्यूशन लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी बाय मेकिंग एन ऑफर टू द मेंबर ऑफ मॉडर्न सॉल्यूशन लिमिटेड टू परचेज ऑल देयर शेयर्स।
एट प्रेजेंट प्रीमियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड आर नॉट होल्डिंग एनी शेयर, तो कोई शेयर होल्ड नहीं कर रहे, तो ठीक है भाई, जितने भी मॉडर्न सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं 9/10 ऑफ दोज शेयर होल्डर शुड एग्री, ठीक है, इन वैल्यू। और अगर वो एग्री करते हैं तो फिर जो रिमेनिंग हमारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं उनको हम 1 महीने का टाइम देंगे और उनके शेयर टेक ओवर कर लेंगे। तो जो भी है, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स टू बी टेकन अंडर कंपनीज एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द प्रपोज टेक ओवर November 13। तो सिंपल है, ये 7 पॉइंट जो आपने यहाँ पे पढ़े थे वही स्टेप्स आपको लिख के आने, प्रोसेस आप लिख के आ जाइए, ठीक है जी। तो डेट्स ऑल इन सेक्शन 2 नंबर 235। अब हमारा क्या क्या रह गया देखते हैं। अब रहता है हमारा सेक्शन नंबर 236 और 238 एंड 240। तो 238 240 तो बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, एक ही वीडियो के अंदर इनको दोनों को हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 236 परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। चलिए।